हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कि कैसे इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है, फॉलो किया जाता है 3 तरीकों से। पिछले लेक्चर में हमने सबसे पहले तरीके को मतलब लिंग्विस्टिक स्टेट्स को डिटेल में पढ़ा था। अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे तरीके के तरफ मतलब लैंग्वेज पॉलिसी के तरफ और समझेंगे कि कैसे लैंग्वेज पॉलिसी की मदद से इंडिया में फेडरलिज्म को सक्सेसफुल बनाया गया और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया गया। हमारे आज के लेक्चर का नाम है लैंग्वेज पॉलिसी इन इंडिया। तो देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। जैसे मैंने आप सभी को बताया, हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है लैंग्वेज पॉलिसी। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि कैसे लैंग्वेज पॉलिसी की मदद से इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को हमने अच्छे तरीके से मेंटेन किया और बैलेंस किया। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देख लेते हैं हमारा सबसे पहला पॉइंट। यहाँ पर लिखा है अ सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। मतलब कि हमारे इंडियन फेडरेशन का ये दूसरा टेस्ट था जिसका नाम था लैंग्वेज पॉलिसी। हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि कैसे लिंग्विस्टिक स्टेट्स सबसे पहला और प्रमुख टेस्ट था हमारे देश की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए। उसी तरीके से हमारे देश की फेडरेशन के लिए, फेडरल स्ट्रक्चर के लिए जो दूसरा टेस्ट था, जो दूसरा चैलेंज था, वो था लैंग्वेज पॉलिसी का। अब ये एक टेस्ट क्यों था, ये एक चैलेंज क्यों था? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि हमारे देश में काफी डाइवर्सिटी है। हमारे देश में कई भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, कई सारी लैंग्वेजेस हमारे देश में एग्जिस्ट करती हैं। अब इतनी डाइवर्सिटी को हमें रिस्पेक्ट देनी थी, हमें इन सबको अकोमोडेट करना था, इस बात का ध्यान रखना था कि हम किसी की भावनाओं को हर्ट ना कर दें, क्योंकि लोग अपनी भाषा को लेकर, अपने कल्चर को लेकर काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये उनकी आइडेंटिटी की तरह होती है, उनकी पहचान की तरह होती है। इसलिए लोग अपने लैंग्वेज को लेकर, अपने कल्चर को लेकर बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल होते हैं, भावुक होते हैं। इसीलिए हम किसी के भी भावनाओं को हर्ट नहीं करना चाहते थे और हम चाहते थे कि हम सभी लोगों को अकोमोडेट कर सके, इस डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर सके अपने देश में, ताकि हमारा देश अलग ना हो जाए, बिखर ना जाए। और इसीलिए लैंग्वेज पॉलिसी था हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट। अब देख लेते हैं हमारा अगला पॉइंट। यहाँ लिखा है आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। क्योंकि हमारे देश में इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, आप सभी के चैप्टर में ये इमेज दी गई है। अगर हम इस इमेज को रेफर करें तो यहाँ पर लिखा गया है कि 2011 के सेंसस के मुताबिक हमारे देश में 1300 डिफरेंट लैंग्वेजेस का प्रयोग किया जाता है। अब एक देश जहाँ पे 1300 लैंग्वेजेस से ज्यादा लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है, ऐसे देश में आप कैसे किसी एक भाषा को, किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दे देंगे, मतलब कि राष्ट्रीय भाषा। नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रीय भाषा, एक ऐसी भाषा होती है जो पूरे देश के लिए होती है, जो पूरे देश के कल्चर को दर्शाती है। अब हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, तो किसी एक लैंग्वेज को हम नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दे सकते थे। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये डिसाइड किया कि हम हमारे देश में, इंडिया में, किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज मतलब राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाएंगे। इसलिए इंडिया में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इसके आगे लिखा है हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हमने अपने देश में कोई नेशनल लैंग्वेज तो नहीं बनाई, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज जरूर बनाई। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है आधिकारिक भाषा, एक ऐसी भाषा जो गवर्नमेंट के काम के लिए, सरकारी काम के लिए यूज की जाती है। मतलब गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स के लिए, लॉज के लिए, कोर्ट्स का कोई काम हो, पार्लियामेंट में कोई काम हो, कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर काम होता है या एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट के, तो उन सब एरियाज में हम ऑफिशियल लैंग्वेज का ही यूज करते हैं। तो हमने हमारे देश की किस भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया? हिंदी को। अब हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों डिक्लेयर किया गया? क्योंकि हिंदी हमारे देश में 40% लोग बोलते हैं। अब 40% मेजॉरिटी भी नहीं है कि हम इस भाषा को नेशनल लैंग्वेज बना देते, क्योंकि बाकी के जो 60% पॉपुलेशन है वो अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज करती हैं। तो 40% तो लोग हिंदी बोलते हैं,
लेकिन बाकी 60% लोग बाकी की अलग भाषाओं का यूज करते हैं। इसी वजह से हमने क्या किया, हमने उस 40% वाली लैंग्वेज को मतलब हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया ताकि हमें कोई नेशनल लैंग्वेज ना बनानी पड़े। तो अब ये 40% के लिए क्या था, हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज था। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी यहाँ पर इस वक्त हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी जिसको टेम्पररी बेसिस पे रखा गया था, क्योंकि इंग्लिश भाषा को कौन लेकर आए थे, ब्रिटिशर्स लेकर आए थे। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे इंग्लिश भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था इंडिया में, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद हमने क्या किया, हिंदी भाषा को डिक्लेयर किया और इंग्लिश भाषा को हमने टेम्पररी बेसिस पे रखा ऑफिशियल कामों के लिए। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। There are total 22 other languages recognized as scheduled languages. हमारे देश में काफी डाइवर्सिटी है लैंग्वेज के बेसिस पे। जब हमने हिंदी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया तो जो लोग हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं करते थे, जो हिंदी नहीं बोलते थे, उन लोगों को लगा कि हमारी भाषा को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। हम तो हिंदी नहीं बोलते तो हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे गवर्नमेंट से, हम कैसे गवर्नमेंट में काम करेंगे, हमें तो हिंदी आती ही नहीं है। ठीक है, उन्हें भी रिकॉग्निशन चाहिए था अपनी लैंग्वेज के लिए। तो इसीलिए फिर इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में हमारे लीडर्स ने उन सभी भाषाओं को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जो कि हमारे नेटिव्स की थी। मतलब इंडिया में जिन भाषाओं को सबसे ज्यादा यूज किया जाता था, जिनको सबसे ज्यादा लोग बोलते थे, उन भाषाओं को हमने सिलेक्ट किया, उन भाषाओं को हमने पहचाना, रिकॉग्नाइज किया और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में हमने ऐड कर दिया। और इसीलिए इन 22 लैंग्वेजेस को हम शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बोलते हैं। ये 22 लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस हैं जो कि सबसे ज्यादा बोली जाती हैं हमारे देश में, और इस लिस्ट को यहाँ पर भी मेंशन किया गया है। इसीलिए इनको शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस भी बोला जाता है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में मेंशन्ड है, लिस्टेड है। ये इसीलिए किया गया ताकि हम रिप्रेजेंटेशन दे सके अपनी डाइवर्सिटी को, हम रिस्पेक्ट दे सके, रिकॉग्निशन दे सके सभी भाषाओं को जो हमारे देश में बोली जाती हैं। इन 22 लैंग्वेजेस में हिंदी भी मेंशन्ड है, लेकिन इंग्लिश यहाँ पर मेंशन्ड नहीं है क्योंकि इंग्लिश हमारे देश की नेटिव लैंग्वेज नहीं है। वो ब्रिटिशर्स लेकर आए थे, ब्रिटिशर्स ने ही उसे ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था इंडिया का। इसीलिए हमने यहाँ पे इंग्लिश भाषा को हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में नहीं लिखा है। तो रिकॉग्निशन देने के लिए, रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हमने 22 अदर लैंग्वेजेस को ऐड किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अब हिंदी सब नहीं बोलते थे, इंग्लिश को हमने टेम्पररी बेसिस पे रखा था, तो जो स्टेट्स जहां पे हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता था उन स्टेट्स का क्या। इसीलिए हमने क्या किया, हमने हमारे देश की सभी स्टेट्स के लिए, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए ये प्रपोजल रखा कि क्यों ना हम इन सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस बना दें। मतलब सेंट्रल लेवल पर हिंदी और इंग्लिश होगी, मेनली हिंदी होगी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी खुद की पसंद की लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं, अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं जिसको वो अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल में बंगाली भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज किया जाता है, वैसे ही तमिलनाडु में तमिल भाषा को यूज किया जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी। और ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस स्टेट्स कहाँ से चूज करते हैं, यहाँ पे दी गई 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में से। तो हमारे देश में जो भी स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल वर्क के लिए जिस भी लैंग्वेज को यूज करती है वो लैंग्वेज इस लिस्ट में से ही एक होती है। तो हमने सेंटर लेवल पर हिंदी और इंग्लिश बनाई और स्टेट लेवल के लिए सेपरेट लैंग्वेजेस। इसके बाद है मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। तो अब ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं ये अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज में ही काम करती है। इनके जो भी सरकारी काम होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सभी इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज में ही होते हैं। अगर ये चाहें तो ये अपनी रीजनल भाषा के साथ साथ, मतलब यहाँ पर जो शेड्यूल लैंग्वेजेस में लैंग्वेज दी है उनमें से किसी एक को चूज कर सकते हैं और उसके साथ साथ इंग्लिश या हिंदी का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर स्टेट को सेंटर के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो इंग्लिश या हिंदी भाषा का यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने स्टेट के काम के लिए वो अपनी स्टेट की लैंग्वेज,
रीजन की लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या समझा? हमने यहाँ पर यही समझा कि लैंग्वेज पॉलिसी दूसरा टेस्ट था हमारे देश की फेडरेशन के लिए, फेडरल सिस्टम के लिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं करी, लेकिन हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। इसके अलावा हमारे देश में 22 टोटल लैंग्वेजेस हैं जिन्हें हम शेड्यूल लैंग्वेजेस बोलते हैं, जो कि 8th शेड्यूल में मेंशन्ड है। इस 22 में हिंदी भी आता है, हिंदी भी इंक्लूडेड है। स्टेट्स के लिए अपनी अलग ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं जिसको वो यूज करते हैं अपने गवर्नमेंट से रिलेटेड कामों के लिए, और हर एक स्टेट की अपनी खुद की डिफरेंट ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, जो कि इन्हीं 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में से एक ही होती है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ पर लिखा है, Unlike Sri Lanka, our leaders adopted a very cautious attitude in spreading the use of Hindi. हमने श्रीलंका का केस पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि कैसे श्रीलंका में तमिल और सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग रहते थे और किस तरीके से तमिल भाषा को साइडलाइन किया गया, सिन्हाला भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, और उसके वजह से श्रीलंका में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। हमारे लीडर्स ने काफी ज्यादा कॉशियस, मतलब कि सावधानी के साथ एक एक स्टेप लिया। हमने ये कोशिश नहीं करी कि हम हिंदी भाषा को पूरे देश में इम्पोज कर दें, मतलब एक तरीके से हम हिंदी भाषा का दबदबा बना दें। हम इम्पोज नहीं करना चाहते थे हिंदी को किसी के ऊपर। हम ये नहीं चाहते थे कि हर कोई हिंदी भाषा ही बोले, या क्योंकि 40% पॉपुलेशन हिंदी बोलती है तो हमारे देश की नेशनल लैंग्वेज हिंदी हो जाए। हमने इस चीज का कोई भी ट्राई नहीं किया, कोई कोशिश नहीं करी कि हम हिंदी को किसी के भी ऊपर इम्पोज करें या गलत तरीके से भाषा को हम स्प्रेड करें। तो हमने श्रीलंका से काफी डिफरेंट अप्रोच को अपनाया। काफी सोच समझकर, सूझबूझ के साथ, सावधानी के साथ हमने एक एक स्टेप लिया और नई पॉलिसीज को क्रिएट किया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। According to the Constitution, the use of English for official purposes was to stop in 1965. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंग्लिश भाषा ऑफिशियल वर्क के लिए, ऑफिशियल पर्पसेस के लिए हम खत्म कर देने वाले थे, स्टॉप कर देने वाले थे 1965 में। मैंने आप सभी को बताया था कि कैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंग्लिश भाषा को लाया गया था और इंग्लिश भाषा को डिक्लेयर किया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह। लेकिन जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, हमने हिंदी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, तब हमने इंग्लिश भाषा को टेम्परेरी बेसिस पर रखा था हमारे ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे देश की जो भाषा है, मतलब जो हिंदी भाषा है, हम उसको ज्यादा प्रमोट करें, उसको ज्यादा बढ़ावा दें गवर्नमेंट के कामों में, ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। इसीलिए हमने उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल डाला जहां पर हमने ये लिखा कि 1965 के बाद इंग्लिश भाषा को हम ऑफिशियल वर्क के लिए, ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज नहीं करेंगे और सिर्फ हिंदी भाषा ही हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। अब जब 1965 करीब आने लगा था तो उस वक्त हमारे लीडर्स ने एक एक्ट पास किया जहां पर उन्होंने बोला कि अब 1965 के बाद हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज ही रहेगी। इंग्लिश को हम यूज कर सकते हैं, हम चाहे तो इंग्लिश को यूज कर सकते हैं, लेकिन हिंदी भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। अब इस बात से काफी ज्यादा लोगों को परेशानी हुई, स्पेशली उन लोगों को जो कि हिंदी भाषा का यूज नहीं करते थे, मतलब जो हिंदी नहीं बोलते थे। उनको ये कंसर्न था कि हम कैसे बात करेंगे, हम कैसे डॉक्यूमेंट्स लिखेंगे, हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, हम अपना सरकारी काम कैसे करेंगे, हम जॉब्स के लिए एग्जाम कैसे देंगे हिंदी भाषा में जब हमें हिंदी आती ही नहीं है। इसी वजह से हमारे देश में इस समय काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए। 1965 में जो भी हमारे देश की नॉन हिंदी स्टेट्स थी, जहाँ पे हिंदी भाषा नहीं बोलते थे लोग, उन स्टेट से काफी ज्यादा क्या आने लग गए, प्रोटेस्ट आने लग गए, डिमांड्स आने लग गई। तो यहाँ लिखा है, मेनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिमांडेड दैट द यूज ऑफ इंग्लिश शुड कंटिन्यू। अब यहाँ पर इन सभी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स ने कहा, इन्होंने डिमांड किया कि इंग्लिश भाषा को कंटिन्यू किया जाए एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तरह। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तरह यूज करी जाए हमारे देश में। और इसी वजह से इन्होंने काफी ज्यादा प्रोटेस्ट करे, जिसके वजह से काफी ज्यादा वायलेंस भी हमारे देश में हुआ। अब ये नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स कौन कौन सी थी?
फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल और साथ ही साथ कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी थी जहाँ पे हिंदी भाषा नहीं बोली जाती थी। लेकिन इन सभी में से एक स्टेट ऐसी थी जहाँ पे सबसे ज्यादा वायलेंस हुआ था इस मैटर से रिलेटेड, और वो स्टेट थी हमारी तमिलनाडु। इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म। यहाँ पे काफी वायलेंस हुआ इस लैंग्वेज को लेकर कि इंग्लिश भाषा को ही कंटिन्यू किया जाए। और जब तमिलनाडु में वायलेंस हुआ, काफी ज्यादा दंगे हुए, काफी लोगों की जान वहां पर जा रही थी, तो इसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे लीडर्स ने हार मानी और इसके बाद क्या डिसीजन लिया गया? The central government agreed to continue the use of English along with Hindi for official purposes. इतने वायलेंस के बाद, इतने प्रोटेस्ट के बाद, इतनी डिमांड्स के बाद फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अग्री किया। इन्होंने बोला कि ठीक है, हम इंग्लिश भाषा का भी यूज करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे इंग्लिश भाषा के साथ, और अब इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं को हम ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे हमारे देश का, और दोनों भाषाओं का यूज करेंगे गवर्नमेंट के काम के लिए, ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। तो अब किसी को अगर एग्जाम देना है तो वो शेड्यूल लैंग्वेजेस में से किसी एक लैंग्वेज को चूज कर सकता है। अगर वो चाहे तो हिंदी और इंग्लिश को भी चूज कर सकता है अपने एग्जाम्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, या फिर गवर्नमेंट के किसी भी काम के लिए। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं को डिक्लेयर कर दिया गया ऑफिशियल लैंग्वेज के तरह। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। Promotion of Hindi continues to be the official policy of the government of India. हमने भले ही इंग्लिश भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करा, लेकिन आज भी हमारी सरकार की ये कोशिश रहती है, हमारी सरकार की आज भी यही ऑफिशियल पॉलिसी है कि हम हिंदी भाषा को प्रमोट करें, हिंदी भाषा को हम ज्यादा बढ़ावा दें, क्योंकि वो हमारे देश की भाषा है और इंग्लिश को नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इम्पोज करेंगे हिंदी भाषा को किसी के ऊपर। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है, बट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज हिंदी। हम प्रमोट भी करेंगे हिंदी भाषा को, लेकिन हम किसी के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते हिंदी भाषा को। हम ये नहीं कर सकते कि कोई बात नहीं, आपको हिंदी आती है, नहीं आती है, लेकिन आपको फिर भी हिंदी में ही काम करना पड़ेगा, हिंदी ही पढ़नी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। और यही बेस्ट फीचर है हमारे इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर का। हमारा अगला पॉइंट है, the flexibility shown by Indian leaders helped our country avoid the situation that Sri Lanka finds itself in. हमारे देश के लीडर्स ने जिस प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, मतलब हम बिल्कुल भी रिजिड नहीं थे, हम बिल्कुल भी जिद्दी नहीं थे, कठोर नहीं थे कि नहीं सिर्फ हिंदी भाषा का प्रयोग होगा या फिर सिर्फ इंग्लिश भाषा का ही प्रयोग होगा। हमने 22 भाषाओं को रिकॉग्नाइज किया, उनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा। हमने हर एक स्टेट को अलाउ किया कि वो अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकती है, उस ऑफिशियल लैंग्वेज में वो सरकारी काम कर सकती है, हर प्रकार का अपना ऑफिशियल काम कर सकती है। हमने इसी के साथ साथ पूरे देश के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हिंदी और इंग्लिश भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। तो हमने हर तरीके से कोशिश करी कि हम अपने देश की डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर सके, सभी लैंग्वेजेस को अकोमोडेट कर सके, और साथ ही साथ उनको सम्मान भी दे सके। और इसी वजह से हमारा देश उस हालत में नहीं आया जिस हालत में श्रीलंका है। इसी वजह से जो भी श्रीलंका में हुआ, जिस तरीके की सिचुएशन श्रीलंका में अराइज हुई, इंडिया में नहीं हुई, क्योंकि हमारे देश के लीडर्स ने इस बात को रियलाइज किया वक्त रहते कि हमें हमारे देश की डाइवर्सिटी को यूनाइट करना है, हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी को क्रिएट करना है, ना कि हमारे देश को अलग अलग हिस्सों में बांटना है। और इन्हीं तरीकों से, इसी तरीके की पॉलिसीज की मदद से, सोच की मदद से हमारे देश में हमने फेडरल स्ट्रक्चर को, फेडरलिज्म को सक्सेसफुल बनाया और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया। तो ये था हमारा दूसरा तरीका जिसकी मदद से हमने फेडरलिज्म को इंडिया में सक्सेसफुली प्रैक्टिस किया। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक, जिसका नाम था लैंग्वेज पॉलिसी, यहीं पे खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में तीसरे तरीके के साथ, जहां पर हम समझेंगे कि कैसे सेंटर स्टेट रिलेशंस की मदद से इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।